गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है 12th क्लास की जेनेटिक्स। उसमें चैप्टर फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इसको हम करवाएंगे। एनसीईआरटी में काफी कम सिलेबस दिया हुआ है। पहले तो नॉन एलिलिक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एपिस्टेटिक, हाइपोस्टेटिक, डुप्लीकेट जीन भी दिए हुए थे। अब वो सारे सिलेबस में से कट हो गए हैं। तो हमारे को ना पहले थोड़ा सा डिटेल में करना पड़ेगा। जो 10th क्लास में आपने किया था मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेंडल ट्राई हाइब्रिड का देंगे, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस लेक्चर में बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी हम करवाएंगे जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। बेटा हेरिडिटी क्या होता है? अनुवांशिकता जिसको बोलते हैं, माँ बाप से बच्चे में कोई गुण आता है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने शुरू से बचपन से नहीं देखा, आप कहीं चले गए, आपको देख के कई आदमी ये कहते अरे तू तो उसका लड़का है। मामा के घर गए तो उसका लड़का आपकी मम्मी का नाम लेके, गांव में गए हैं तो आपके पिताजी का नाम लेके बोल देंगे आप उनके लड़के हो। कारण क्या है? उसने आपको देखा नहीं फिर भी कैसे पहचान लिया? क्योंकि हेरिडिटी मीन्स कि जो गुण हैं, ठीक है ना, जो माँ बाप से करेक्टर आपके अंदर आए हैं वो सिमिलरिटीज देख के बताया है। यानी सिमिलरिटी एग्जिस्ट बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। और कई बार डिफरेंस भी आ जाता है। जैसे कोई आपको देख के कहे अरे बेटा तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तुम्हारे पापा तो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे, ये वेरिएशन आ गया। अरे तुम्हारे पापा की तो हाइट काफी अच्छी थी, आपकी कम आ गई, ये वेरिएशन है। यानी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। यानी आपको कोई अरे तेरे पापा तो बड़े इंटेलिजेंट थे, तेरे को कुछ नहीं आता जाता है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वेरिएशन एग्जिस्ट बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन इज कॉल्ड वेरिएशन। यानी डिफरेंस जो एग्जिस्ट करता है टू सक्सेसिव जनरेशन में उसको वेरिएशन कहते हैं। और जो एक जैसा आता है, सिमिलरिटी जो आती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी का नाम होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हेरिडिटी, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब डिफरेंस और सिमिलरिटी का मतलब होता है हेरिडिटी। ये दो तरह का होता है, सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। बेटा सोमेटिक वेरिएशन नो ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी सोमेटिक सेल को अफेक्ट करता है। ये मान लीजिए कोई आदमी जा रहा है, उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया, हाथ कट गया उसका, तो वेरिएशन तो आ गया। पर ऐसा थोड़ी ना उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी बिना हाथ कटी पैदा होंगी, क्योंकि ये वेरिएशन है, ये जन्म के साथ खत्म हो जाता है। किसी की स्किन बर्न होगी, क्या उसके बच्चों की स्किन बर्न नहीं मिलेगी? क्या बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो होता है सोमेटिक वेरिएशन, ये नो ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ये तो आता है अपनी डेथ के साथ खत्म हो जाता है वेरिएशन। वो किसी की उंगली कट गई तो नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी ना मतलब बिना उंगली पैदा हो जाएंगे। तो ये जो चीज होती है ये वेरिएशन है, ये सोमेटिक सेल को अफेक्ट करता है और सोमेटिक सेल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती। जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है, ब्लास्टोजिन वेरिएशन, जेनरिक वेरिएशन, ये जर्म सेल को अफेक्ट करता है। बेटा ये नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है। जैसे जिराफ जब लंबा हुआ था पौधे को खाने के लिए, उसकी गर्दन लंबी हो गई थी, वो जीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते चले गए। और आज जिराफ की गर्दन देखो कितनी लंबी है। चूहे की गर्दन में भी 7 हड्डियां हैं, आपकी गर्दन में भी 7 हड्डियां हैं, व्हेल की गर्दन में भी 7 हड्डियां हैं, सर्वाइकल रीजन में गर्दन में, और जिराफ में भी 7 ही हड्डियां हैं। डिफरेंस क्या हो गया कि जो दूसरे वेरिएशन लिया ना वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता चला गया। ऐसा ही जो स्नेक्स थे पहले उनका हाथ पैर हुआ करते, आज भी स्नेक का जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो पेक्टोरल गिडल और पेल्विक गिडल मिलते हैं। एम्फ्यूमा स्नेक में तो छोटे छोटे दिखाई भी देते हैं, बाकी वो वेस्टिजियल हो चुके हैं, काम नहीं करते। तो क्योंकि इवोल्यूशन के हिसाब से जो करेक्टर उसने लिए, क्योंकि वो क्या होंगे, पक्षी बनने के बाद उनको खाने लग गए, तो वो गुफा में रहने लगे, फोसोरियल एनिमल बन गए वो। और धीरे धीरे जो हाथ पैर जो हर्डल प्रोड्यूस कर रहे थे अंदर छुपने में, वो धीरे धीरे गायब होते चले गए। ठीक है, तो जो ये चीज आती हैं। दूसरा जर्मिनल वेरिएशन दो तरह का होता है बेटा। एक तो होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, बहुत स्मॉल वेरिएशन हो, जैसे किसी आदमी की हाइट 5 फुट 3 इंच है तो 5.2 भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, 5.3 भी हो सकती है, 5.3, 3.5, 4.5। तो थोड़ा सा डिफरेंस आया ना, कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होता इससे। अर्थ फॉर्म के अंदर 110 से 120 सेगमेंट होते हैं, 105 हो जाए, 109 हो जाए, 108 हो जाए, 111 हो जाए, 112 हो जाए, 125 हो जाए, तो छोटे से 1-2-4 मतलब 120 में से 2-4 घट जाए, 2-4 बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ये स्मॉल कॉन्टिन्यूस वेरिएशन आते रहते हैं। ये तो अब रंग तो 3 ही है, ब्लैक कलर स्किन का, ठीक है ना, बिल्कुल व्हाइट जो होता है गोरा रंग, और हमारा जो होता है जो सावला कलर होता है। पर
हमारा सांवला कलर होते हुए भी 10 आदमी देख लो, 10 के 10 में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। टैनिंग जो स्किन है वो अलग अलग मिलेगी। तो ये कंटिन्यूस वेरिएशन है। और कंटिन्यूस वेरिएशन में दो तरह का होता है, सब्सटेंटिव और मेरिस्टिक। बाहर से जैसे हाइट 1-2 mm का चेंज हो जाए, शेप ऑफ द नोज, स्किन कलर, कलर ऑफ आई, थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, ये बाहरी है। अंदर से जैसे ब्लड ग्रुप है, नंबर ऑफ व्हीट ग्रेन, एक बाल के अंदर, एक स्पाइकलेट के अंदर 20 दाने पैदा हुए, 15 हुए, 18 हुए, 22 हुए, ठीक है ना। तो सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, तो ये जो चीज ना बाहर से दिखाई देने तो क्या बोलेंगे, सब्सटेंटिव वेरिएशन, अंदर से देखे तो मेरिस्टिक। ऐसे ही बड़ा डिफरेंस आ जाए, बड़ा डिफरेंस का मतलब एकदम से कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसके 2 सिर हो, तो लार्ज डिफरेंस है ना, नॉर्मली नहीं मिलते। 6 पॉलीडेक्टिलिटी, 6 उंगलियों वाला बच्चा हो जाए, ठीक है ना। सब्सटेंटिव का मतलब बाहरी, मेरिस्टिक का मतलब अंदरूनी। तो ये डिफरेंस है। दूसरा आता है इसके अंदर, मेंडल जो थे, जो ग्रीगोर जोन मेंडल थे, उन्होंने क्या किया था, वो वैसे पहले साइंस पर मैथ पढ़ाया करते, उन्होंने फिर क्या किया अपना, जैसे चर्च में भी वो काम किया करते, पादरी के रूप में, प्रीस्ट के रूप में काम किया करते वहाँ पे। अब क्योंकि सारा दिन खाली रहना होता था तो उन्होंने गार्डनिंग का बड़ा शौक था, तो अपने गार्डन में उन्होंने मटर के पौधे लगा रखे थे। और बाई चांस की बात होती है, उन्होंने मटर के पौधे के ऊपर स्टडी करनी शुरू करी। भाई जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक साइंस में पढ़ी थी उन्होंने, भाई पोलन ग्रेन, ठीक है ना, मेचर होने से पहले एक प्लांट के रिमूव कर दिया, उसको इमैस्कुलेशन बोल दिया, और इमैस्कुलेशन बोल के डिजायर प्लांट के पोलन ग्रेन हमने उसके साथ पोलिनेट कर दिए, और पोलिनेट करने के बाद क्या हुआ, ठीक है, तो फिर हमने नया प्लांट बनाया, उसके करैक्टर ऑब्जर्व किए। तो ऐसा काम उन्होंने करते रहे वो, और उस करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने ये 7 करैक्टर स्टडी किए बेटा। हाइट ऑफ द प्लांट, टाल बनेगा या ड्वार्फ बनेगा, उसने जो एक्सप्रेस करता है, जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। मान लीजिए मम्मी ने तो कह दिया आज बाजार में चलेंगे, पापा कहता नहीं घर में रहेंगे, और आखिर में बाजार में चले गए शाम को, तो मतलब किसकी चली, मम्मी की चली ना, तो मम्मी वहां पे डोमिनेंट होगी, पापा रिसेसिव हो गए, ठीक है ना। आपको आज सोना है, पापा कह रहे हैं पढ़ ले, फिर भी आप सो गए, तो आप डोमिनेट कर गए वहां पे। तो जो करेक्टर अपने आप को डोमिनेट कर दे, जो एक्सप्रेस इटसेल्फ इज कॉल्ड डोमिनेंट। तो टाल डोमिनेंट होता है, इसको कैपिटल लेटर में दिखाते हैं, ABCD में जो कैपिटल लेटर होता है अल्फाबेट के अंदर, तो कैपिटल लेटर में दिखाएंगे वो डोमिनेंट, तो जो स्मॉल लेटर में दिखाएंगे वो रिसेसिव है। तो हाइट ऑफ द प्लांट जब बात करते हैं, तो ये प्लांट टाल तो डोमिनेंट होता है करेक्टर, उसमें ड्वार्फ रिसेसिव होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है फ्लावर या पोड पोजीशन। फ्लावर एक्सिलरी, जो एक्सिलरी फ्लावर होता है ये होता है भाई, ये एक्सिलरी पोजीशन है, और ये टर्मिनल पोजीशन है ऊपर वाली। तो एक्सिलरी क्या दिखा रखा है इन्होंने, डोमिनेंट, और टर्मिनल क्या दिखा दिया, रिसेसिव। पोड कलर, ग्रीन तो डोमिनेंट, येलो रिसेसिव। पोड शेप, जो फली होती है मटर की, ठीक है ना, इन्फ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर कलर्स, रेड डोमिनेंट, व्हाइट रेसेसिव। कोई बुकों में कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है, आपको NCERT का ही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सीड शेप, राउंड और रिंकल्ड सीड या कोटिलेडन्स का कलर येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव। पहली बात तो नीट के अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यही आता है कौन सा कलर लिए थे मेंडल ने, और कौन से डोमिनेंट है, कौन से रिसेसिव है। NCERT से पक्का लिख लिख के देख लेना, एक क्वेश्चन तो पक्का मिलता है इसमें से। दूसरा ये देखो, टोटल जो होता है मटर के अंदर 4 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। जैसे हमारे अंदर सोमेटिक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं ना, इसमें कितने होते हैं, 4 पेयर होते हैं। तो लिंकेज ग्रुप क्या हो गया भाई, लिंकेज ग्रुप यदि बात करें हम, जैसे हमारे सोमेटिक सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो सारे क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, क्योंकि 23 मदर से आते हैं, 23 फादर से आते हैं, तो पेयरिंग में होते हैं जो क्रोमोसोम, तो हमारा लिंकेज ग्रुप 23 हो गया। यदि मैं मटर का लिंकेज ग्रुप मानूं तो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 पेयर क्रोमोसोम है। तो लिंकेज ग्रुप के ऊपर भी न्यूमेरिकल बनता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के गैमीट में 20 क्रोमोसोम है, तो लिंकेज ग्रुप क्या होगा, 20 ही होगा। हैप्लॉइड सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं ना, वो उसका लिंकेज ग्रुप होता है। जीनोम जिसको बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल में जितने जीन होते हैं, जीनोम बोलते हैं ना, तो जीनोम में जितने भी क्रोमोसोम होंगे ना, उसको लिंकेज ग्रुप बोलेंगे। अब मान लीजिए गैमिट में 20 हैं, दूसरे गैमिट में भी कितने मिलेंगे, 20 और 20 कितने हो गए, 40। जो 40 क्रोमोसोम हो गए ना, तो वो 20 पेयर हो गए। यानी सोमेटिक सेल में जितने भी क्रोमोसोम है ना, उनके आधे कर दो, यानी पेयर में आ जाएंगे वो, और जितने पेयर होते हैं वो लिंकेज ग्रुप होगा उसका। जैसे ह्यूमन के सप्रम और एग में 23 क्रोमोसोम होते हैं,
जाइगोट जो बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सोमेटिक सेल जो बनेगी उसमें 46 होते हैं। 46 का आधा कितना हो गया? 23। 23 पेयर बन गया ना क्रोमोसोम, तो लिंकेज ग्रुप हमारा 23 है। तो याद रखना लिंकेज ग्रुप का मतलब टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन सोमेटिक सेल, या टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन हैप्लोइड सेल, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जर्म सेल, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्म, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एग। मेल गैमिट, जर्म सेल, सप्रम और एग में जितने क्रोमोसोम होते हैं वो लिंकेज ग्रुप हो गया। और सोमेटिक सेल में जितने क्रोमोसोम होंगे उनके पेयर में कर दो, जितने पेयर क्रोमोसोम होंगे तो वो लिंकेज ग्रुप हो गया। यदि किसी ऑर्गेनिज्म की सोमेटिक सेल में 100 क्रोमोसोम है ना, सोमेटिक सेल में 100 है, तो लिंकेज ग्रुप 50 हो गया। लिंकेज ग्रुप 50 हो गया तो बेटा क्या करोगे, उसके सप्रम में भी 50 मिलेंगे, एग में भी 50 मिलेंगे। तो जो पहला क्रोमोसोम होता है ना उसमें 2 जीन ढूंढे, बाई चांस। पहली बात तो जो मेंडल ने स्टडी किया कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 कैरेक्टर 4 क्रोमोसोम के ऊपर अरेंज थे। बाई लकीली उसने ऐसा चांस किया कि लगभग एक एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एक था। पर पहले क्रोमोसोम के ऊपर 2 जीन थे, एक तो फ्लावर कलर के लिए, एक सीड कलर के लिए, पर दोनों में डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, लिंक्ड नहीं थे वो एक दूसरे से। दूसरे क्रोमोसोम में फ्लावर पोजीशन, पोड शेप और प्लांट हाइट के 3 कैरेक्टर थे, और बाकी में एक एक जीन फॉर पोड कलर और सीड शेप। यानी नीट में ये भी पूछा जाता है कि कितने क्रोमोसोम होते हैं मटर के अंदर? 4 पेयर। पहले क्रोमोसोम पे कितने जीन प्रेजेंट थे उनको जीन नहीं पता था, ये तो बाद में रिसर्च से पता लग गया है, ठीक है ना। तो ये तो 19वीं जो 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 19वीं सेंचुरी आई हमारी, तो माइक्रोस्कोप की खोज हुई, आई टेक्नोलॉजी आई, वो बाद में पता लग गया कि जो पहले क्रोमोसोम पे उसने लकीली 2 किए थे, दूसरे क्रोमोसोम पे 3 थे, तो 5वें पे कौन सा जीन था, 6-7वें पे कौन सा जीन था। नेक्स्ट आता है 10th क्लास में आपने पढ़ा था मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो आती है 3:1, पर मेंडल ने जीनोटिपिकल रेशियो नहीं देखी थी, केवल फिनोटिपिकली देखा था। वो तो बाद में रिसर्च से पता लगा जीनोटिपिकल रेशियो 1:2:1 थी। मेंडल डाई हाइब्रिड की रेशियो थी 9:3:1, इसकी जीनोटिपिकली रेशियो 1:1, लास्ट में भी 1:1 लिख दो और इसका डबल कर दो 2:4:2। ये जीनोटिपिकल रेशियो मेंडल की डाई हाइब्रिड की थी। ट्राई हाइब्रिड के देखें तो 27:9:9:9:3:3:3:1, और ये डाई हाइब्रिड की लिख दो एक बार, फिर डाई हाइब्रिड की दोबारा लिख दो, ठीक है। देखो ध्यान से ये कैसे निकला, 1:2:1 को 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1:1 आ गया। इस फिर 2:4:2, फिर 1:1 आ जाएगा। तो ये डाई हाइब्रिड की जीनोटिपिकल रेशियो है। फिर इसको यदि हम 1:2:1 से करेंगे तो पहले तो एक बार यही लिखेंगे 1:1, 2:4:2, 1:1, लास्ट में भी एक बार यही लिखेंगे 1:1, 2:4, और जो बीच वाले को एक बार इसे डिवाइड करेंगे 2, 4, 2, 4, 8, 4, 2, 4, 2, तो ये बीच वाली आ गई, ये ट्राई हाइब्रिड की जीनोटिपिकल रेशियो आ गई। इसी तरह ये इसके निकाल लेंगे हम, डाई हाइब्रिड के निकाल लें तो देखो ध्यान से 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, 9, 3, 3, 1। अब इस 9:3:1 को 3:1 से दोबारा कर दो, 27, 9, 9, 3, फिर 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 9, 3, 3, 1। अब रीअरेंज कर दो इसको, 27, 9, 9, ये यहाँ ले आओ, ये यहाँ ले आओ, 3, 3, 3, 1। ये बेटा आ गई डाई हाइब्रिड की, ठीक है ना, ट्राई हाइब्रिड की फिनोटिपिकल रेशियो। 3:1 थी फिनोटिपिकल रेशियो मोनो हाइब्रिड की, 9:3:1 डाई हाइब्रिड की, 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 1 ट्राई हाइब्रिड की फिनोटिपिकल रेशियो। यानी पहले कौन सी थी 3:1, दूसरी कौन सी थी 9:3:1। तो मोनो हाइब्रिड की फिनोटिपिकल रेशियो, डाई हाइब्रिड की, ट्राई हाइब्रिड की, इसको फिर 3:1 से कर दो, टेट्रा हाइब्रिड की आ जाएगी, पर डाई हाइब्रिड तक ही पढ़ना हमारे को, ठीक है। फिर आता है देखो ध्यान से मेंडल प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस। पहले तो आपको यह बता देता हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है।
स्टडी ऑफ सिंगल करेक्टर एट सेम टाइम इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक करेक्टर की स्टडी की जाए ना और फिर जो क्रॉसिंग करवाई जाए उसका नाम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे ये देखो, मेंडल ने क्या किया, टाल प्लांट लिया मटर का और एक लिया ड्वार्फ। टाल डोमिनेंट होता है, कैपिटल टी कैपिटल ले लिया यहां पे, और ड्वार्फ स्मॉल टी क्योंकि ये रिसेसिव होता है। ऊपर वाला तो फिनोटिपिकली रेशियो होता है। फिनोटिपिकली मतलब बाहर से जो दिखाई दे, एक्सटर्नल फॉर्म फीचर जो होता है। अंदर से जीन क्या है, उसका नाम होता है जीनोटाइप। मेंडल ने बताया कि फैक्टर, मेंडल ने जीन का नाम फैक्टर दिया था, जीन का नाम तो बाद में आया है। यानी मेंडल ने बताया कि कोई डीएनए का छोटा सा सेगमेंट होता है जिसको हम फैक्टर कहते हैं, उसी से कोई करैक्टर बनता है। तो देखो ध्यान से, बड़ा टी, देयर आर वन पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच करैक्टर। हर करैक्टर के लिए दो फैक्टर होते हैं और गैमिट में एक आता है। जैसे देखो, एक प्लांट ये लिया, दो बड़े टीटी हैं तो गैमिट में एक बड़ा टी आ गया। ड्वार्फ लिया, दो स्मॉल टीटी हैं तो एक स्मॉल टी आ गया। अब दोनों जोड़ दिए, एक बड़ा टी एक छोटा टी। अब देखो, ये टाल प्लांट था, ये ड्वार्फ था, तो ये टाल बड़ा टी और स्मॉल टी छोटा बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है कि बड़ा टी, चाहे ये बड़ा, दोनों बड़े बड़े हों, चाहे एक बड़ा हो एक छोटा हो, बनेगा टाल प्लांट टी। यानी डोमिनेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब होमोजाइगस कंडीशन क्या है, दोनों एक जैसे हों। मान लीजिए दोनों स्मॉल टी है, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, बड़ा टी है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, पर एक बड़ा टी एक छोटा टी है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। ये टाल बनेगा, ये भी टाल बनेगा, ये भी टाल बनेगा। पर होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन देख लो जिसमें दोनों एक जैसे हों, दोनों डोमिनेंट है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट बनेगा। अब देखिए ध्यान से, ये होगी F1 जनरेशन, ये क्या होगी F1 जनरेशन। यानी डोमिनेंट पेरेंट कौन सा हो गया, टाल, ये रिसेसिव पेरेंट्स, और ये हेटेरोजाइगस टाल, F1 जनरेशन। जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे ना बेटा, सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, जब इसी का क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो एक बार तो बड़ा टी लिख लेंगे, एक बार छोटा टी, फिर क्रॉसिंग करवा दी। ये मल्टीप्लाई नहीं है, क्रॉसिंग करवाई हमने बड़ा टी और छोटे टी के साथ। अब देखो, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, 1 2 3 4। पहले 1 का 3 के साथ करेंगे क्रॉसिंग, ये बन गया बड़ा टी बड़ा टी। फिर 1 का 4 के साथ करेंगे, ये रहा बड़ा टी छोटा टी। फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, ये 2 का 4 के साथ। हम देखते हैं, ये तो प्योर टाल बन गया, ये हेटेरोजाइगस टाल बन गए 2, ये होमोजाइगस रिसेसिव बन गया, ड्वार्फ बन गया। मेंडल ने जीनोटिपिकल रेशियो नहीं देखी, 1:2 2:1 जो बना है, ये जीनोटिपिकल रेशियो बन गई इसकी। मेंडल ने नोट नहीं किया था, मेंडल ने सीधा कह दिया 3 तो टाल बन गए, एक ड्वार्फ बन गया। 3 तो टाल बन गए, एक क्या बन गया, ड्वार्फ। मेंडल ने नोट किया था फिनोटिपिकली रेशियो, फिनोटिपिकली का मतलब जो एक्सटर्नल दिखाई दे। और बाद में आजकल रिसर्च से पता लग गया 1 तो प्योर टाल था, 2 हेटेरोजाइगस टाल थे और एक ड्वार्फ था। तो मेंडल ने तो 3:1 रेशियो बताया था। न्यूमेरिकल यही बनता है बेटा। न्यूमेरिकल कहता है कि दी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारे को 1200 सीड मिल गए इन F1 जनरेशन। मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दौरान हमारे को 1200 सीड मिले F1 जनरेशन में। तो कितने बीज टाल पौधा बनाएंगे? अरे बेटा F1 बोला मैंने, F1 में सारे टाल होते हैं, 1200 के 1200 टाल बनेंगे। चाहे 1000 कह दो, 1200 कह दो, 600 कह दो, 800 कह दो, सारे F1 जनरेशन यदि मैंने बोला है तो सारे सारे क्या होंगे भाई, टाल होंगे। सारे सारे क्या होंगे, टॉल। यदि मैंने कह दिया हमारे को 1200 सीड मिलेंगे, 1200 सीड मिले हैं इन F2 जनरेशन। जब F2 जनरेशन की बात करते हैं और हमें 1200 सीड मिले हैं, तो देखो ध्यान से, रेशियो ये आएगा उन 1200 में से लगभग 3, यानी 900 तो टाल बनेंगे और 300 क्या बनेंगे, ड्वार्फ। यानी इन 1200 को मैं डिवाइड करूं तो कितने बनेंगे भाई, देखो 4 में से 2 आगे तो 1200 में ज्यादा आगे 600,
300 और 300। अब मैं यदि पूछूं आपसे कि 1200 बने हैं तो प्योर टाल कितने बनेंगे? 300। हीटेरोजाइगस टाल कितने बनेंगे? 600। कुल टाल कितने बनेंगे? 900। और ड्वार्फ कितने बनेंगे? 300। ऐसे ही मान लीजिए 100 कहता हूं, यदि F2 जनरेशन में 100 बीज मिले हैं, कितने डोमिनेंट पेयर से बनेंगे? 25। कितने ड्वार्फ जैसे बनेंगे? प्योर ड्वार्फ 25 और 50 बनेंगे हेटेरोजाइगस टाल, यानी 75 बन गए तो टाल टोटल और 25 बन गए ड्वार्फ। तो इस तरह से कर सकते हैं, या नहीं भी समझ में आए तो ऐसा भी कर सकते हो आप भाई, 4 में से प्योर टाल बना है 1 में से बनेगा 4 और 1200 में से बनेगा 1200, ये 300 हो गए। 4 में से हीटेरोजाइगस टाल बने हैं 2, 1 में से बनेगा 2/4 और 1200 में से बनेगा 600 और ये 300 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, यानी टोटल 4 में से 1 टाल बना है तो 1 में से कितना बनेगा और फिर 1200 में से कितना बनेगा। उसी तरह मान लीजिए मैं कहता हूं 1800 में से 1800 बीज बने हैं आपके पास F2 जनरेशन में, तो टाल कितने बनेंगे? ठीक है ना, सीधी सी बात है। 4 में से टाल बनते हैं 2 और 1 3, 4 में से टाल बने हैं 3, 1 में से बनेगा 3/4 और 1800 में से कितने बनेंगे लगभग? ये 2 4 20 5 1350। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं भाई, कोई भी क्वेश्चन निकाल के किसी तरह का। मान लीजिए आपसे पूछा 2000 तो डिवाइड कर लो, 500 ये 500 ये 1000 ये, मान 10,000 कहता है तो 5000 ये 2500 ये 2500 ये। ठीक है, 80 कहता है तो 40 ये हो गए, 20 ये 20 ये। तो आप निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल ऐसे ही पूछे जाते हैं। दूसरा, इसी के बेस पे जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया ना, इस बेस पे मेंडल ने पहला पोस्टुलेट दिया, ला नहीं दिया, पोस्टुलेट मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है, अपनी थ्योरी दी अपनी एक, प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर, कि देयर आर 1 पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच करेक्टर, कि हर एक करेक्टर के लिए 2 फैक्टर होते हैं। बाद में फैक्टर को क्या बोल दिया गया? जीन बोल दिया गया। जीन क्या होता है? डीएनए का छोटा सा सेगमेंट जो कोई ना कोई अपना कार्य करे, यानी कोई ना कोई पॉलीपेप्टाइड बनाए, कोई एमआरएनए बनाए, एमआरएनए से प्रोटीन बने, यानी जीन स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच परफॉर्म ए पार्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, तो जीन का मतलब डीएनए का सेगमेंट होता है, मेंडल ने उसको फैक्टर बोला था। पोस्टुलेट 1 कहता है प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर। प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर क्या कहता है? कि देयर आर 1 पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच करेक्टर, ईच करेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन दैट हैज 2 एलील। अब अलील का मतलब होता है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द जीन इज कॉल्ड अलील। जैसे एक बड़ा टी हो गया, एक छोटा टी हो गया, 2 अलील हो गया भैया। 1 पेयर ऑफ फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर, जैसे हाइट के लिए 2 दोनों सेम है होमोजाइगस टाल, एक बड़ा एक छोटा है हेटेरोजाइगस टाल, दोनों छोटे हैं तो होमोजाइगस ड्वार्फ। दूसरा पोस्टुलेट दिया इसने लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। इन दोनों टाली बनाया है, होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करेगा, और वाइल रिसेसिव एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। रिसेसिव को एक्सप्रेस करेगा होमोजाइगस कंडीशन। मान लीजिए एक बहुत हेल्दी पहलवान टाइप में का बंदा ऑटो में बैठ गया, आप भी ऑटो में बैठ गए, ठीक है ना, जो पहलवान टाइप में है, अच्छा हट्टा कट्टा है, ठीक है, शानदार पर्सनैलिटी है उसकी, उसने कह दिया भाई पहले मुझे ना लेफ्ट साइड में चौराहा है वहां पे छोड़ कर आपको राइट जाना है, ठीक है ना, तो ऑटो वाला किसकी मानेगा? आपकी मानेगा या उसके हेल्दी की मानेगा? भाई जिसकी अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छा हट्टा कट्टा है, हेल्थ भी अच्छी है, तो नॉर्मली वो आपकी बात बना लेगा, वो कहेगा कोई बात नहीं बेटा 2 मिनट में आपको भी छोड़ दूंगा, पहले वहां छोड़ाता हूं। यानी वो अकेला जाता ऑटो में तब तो चलना ही था, यानी होमोजाइगस कंडीशन में है डोमिनेंट तो एक्सप्रेस करेगा ही करेगा।
जब वो आपके साथ है तो चलेगी उसी की, पहले उसको छोड़ के आएगा। यानी डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, व्हाइल रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जब आप अकेले हो ना तो टोटल आपकी मानेगा, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा, डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, दोनों में टाल आया है। व्हाइल रिसेसिव एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ये ध्यान रखना। इसमें दो पोस्टुलेट हो गए। फिर जो पहला लॉ दिया ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, आपके एनसीईआरटी कहती है फर्स्ट लॉ है ये, ठीक है। डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ, देखो बताया पहले आपको, डोमिनेंट फैक्टर एक्सप्रेस इटसेल्फ इन होमोजाइगस कंडीशन एज वेल एज इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, व्हाइल रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस इन होमोजाइगस या प्योर कंडीशन। आपकी एनसीईआरटी कहते हैं ये लॉ फर्स्ट है, ये लॉ सेकंड है। पर नॉर्मली क्या होता है, जब हायर क्लासेस में जाएंगे ना, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर ये है प्रिंसिपल और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पर आपका एनसीईआरटी के अनुसार चलोगे अब, तो आपकी एनसीईआरटी में फर्स्ट लॉ तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखा दिया, सेकंड लॉ ये दिखा दिया, और थर्ड लॉ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दिखा दिया, जो डाई हाइब्रिड के ऊपर बेस्ड है। डाई हाइब्रिड के ऊपर एक ही लॉ बेस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। मोनो हाइब्रिड के ऊपर एक ही होता था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ एलील, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल बोलते थे इसको। पर अभी आपकी जो बुक में ये सेकंड लॉ ऑफ मेंडल, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस दे दिया है, इसको प्लीज ध्यान रखें, अपनी एनसीईआरटी के अनुसार चलो आप। हायर क्लासेस में हम देख ले जो होगा फिर। अब इसमें देखो ध्यान से, F1 जनरेशन में टॉल बने थे, F2 में टॉल नहीं बने, F2 में 3 टॉल बन गए, एक ड्वार्फ बन गया। यानी ये कहता है ला कि भाई जो फैक्टर थे ना, ये दोनों इकट्ठे थे, ऐसा नहीं जुड़े नहीं है, सेग्रीगेट हो जाते हैं। जब ये F2 जनरेशन में आए तो दोनों बड़ा टी छोटा टी अलग अलग बन गया ना, ये बड़ा टी छोटा टी अलग अलग हो गए ना। तो जब अलग अलग हो गए तब ये इससे जुड़ा, जब ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी से जुड़ा तो ड्वार्फ तभी तो बना है। यानी हर गैमेट अपने आप में प्योर स्टेट में होता है। वैसे F1 जनरेशन में इकट्ठे बेसिक रह गई है, ठीक है। पर जब F2 में इनको चांस मिला, दे सेग्रीगेट, यानी ये अलग हो गए हैं और अपने आप में प्योर स्टेट में अलग हुए हैं, तभी तो ये ड्वार्फ बना है, नहीं तो सारे टाल बनते। F1 में टाल, F2 में टाल, F3 में टाल, टाल बनते रहते। ड्वार्फ इसलिए बना है क्योंकि हर गैमेट अपने आप में प्योर है, और जब इनको F2 में जम जाने का मौका मिला तो बिल्कुल एग्रीगेट, मतलब सेग्रीगेट हो गई, ये इकट्ठे न रह के सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए, जिसकी वजह से ये ड्वार्फ बना है, ठीक है। तो पोस्टुलेट 1 का मतलब क्या होगा, देयर आर लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, दूसरा होगा लॉ ऑफ डोमिनेंस, तीसरा होगा लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, मेंडल मोनोहाइब्रिड के ऊपर। क्रॉसिंग फॉर ए सिंगल ट्रेट या सिंगल करैक्टर, टू फैक्टर ऑफ ए करैक्टर विच रिमेन्स टुगेदर इन एन इंडिविजुअल डू नॉट मिक्स अप, इतने मिलते नहीं है, बट कीप देयर आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट, अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट अलग से रखते हैं वो, ठीक है ना। एंड सेपरेट एट टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनते हैं तो वो अलग अलग हो जाते हैं। इसी की वजह से F2 जनरेशन में 25% ड्वार्फ बने, यानी 4 में से 1 टाल बना, 100 में से 25 बन गए, ठीक है। अब आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ 2 करैक्टर। 2 करैक्टर का इनहेरिटेंस देखेंगे। तो कौन कौन से 2 करैक्टर सेलेक्ट किए भाई, सबसे पहला शेप ऑफ द सीड, कौन से लिए, शेप ऑफ द सीड। राउंड सीड भी हो सकता है, रिंकल भी। राउंड डोमिनेंट होता है तो RR से दिखा दिया, बड़े बड़े से, और ये छोटे होते हैं तो छोटे छोटे R से दिखा दिया, रिंकल सीड। ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है। डोमिनेंट का मतलब ये होता है जो कैपिटल लेटर में दिखाया जाए। कलर ऑफ कोटिलेडनस या कलर ऑफ सीड बोलते हैं। चने के जो 2 इक्वली भाग टूट जाते हैं ना बेटा, वो कोटिलेडनस होते हैं, और कोटिलेडनस डाइकोट सीड में 2 होते हैं, मोनोकोट में तो एक ही होता है, स्कूटुलम कहते हैं उसको। येलो डोमिनेंट कलर होता है और ग्रीन रिसेसिव। अब देखो ध्यान से बेटा, ये ले लिया हमने डोमिनेंट पेरेंट, क्या ले लिया हमने, ये डोमिनेंट पेरेंट, ये ले लिया रिसेसिव पेरेंट। राउंड सीड येलो कोटिलेडनस, बड़ा R बड़ा R बड़ा Y बड़ा Y।
रिंकल्ड सीड ग्रीन कोटिलेडनस, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इन दोनों बड़े आर में से एक आर ले लो और दोनों बड़े वाई में से एक बड़ा वाई ले लो, तो बड़ा आर बड़ा वाई बन गया। दिस इज कॉल्ड गैमीट। इसको बोलते हैं जीनोटाइप, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। ये फिनोटाइप होगा, ये जीनोटाइप होगा, ये गैमीट होगा। ये होती है बेटा F1 जनरेशन। अब देखो इसमें स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गया, तो पहले बड़ा आर लिखेंगे, फिर छोटा आर लिखेंगे, फिर बड़ा वाई लिखेंगे, फिर छोटा वाई लिखेंगे। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे देखो, ये जब ये F1 जनरेशन में क्या हुआ, राउंड येलो बन गया। ये F1 जनरेशन में क्या बन गए, राउंड येलो, क्योंकि हम दो करैक्टर की इकट्ठी स्टडी कर रहे हैं, शेप ऑफ द सीड एंड कलर ऑफ कोटिलेडनस, इसलिए इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल रहे हैं। फिर क्या करते हैं, ये हम क्या करेंगे, बड़ा आर छोटा आर बड़ा वाई छोटा वाई ऐसे लिख लिया, बड़ा आर छोटा आर क्रॉसिंग करवा दी, फिर बड़ा वाई छोटा वाई। अब मैंने बताया था 1 का 3 के साथ, 1 3 1 4 2 3 2 4, ये याद रख लो। 13 14 23 24, पहले का 3 के साथ करवाओ, पहला 3 के साथ ही आ गया, बड़ा आर बड़ा वाई। फिर 1 का 4 के साथ करवा दिया, बड़ा आर छोटा वाई। फिर 2 का 3 के साथ करवा दिया, छोटा आर बड़ा वाई और छोटा आर छोटा वाई। 1 3 1 4 2 3 2 4 किया, तो ये बन गया बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई। ये गैमिट बन गए भाई। अब गैमिट जो बने हैं, अब F2 जनरेशन में आएंगे, ये सेम लिख लिया हमने यहाँ पे जो बने थे ना, बड़ा आर लिख लिया, बड़ा आर छोटा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर छोटा वाई, ऐसे यहाँ पे लिख लिए। कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों कैपिटल है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये 4 यहाँ लिख लिए, 4 यहाँ लिख लिए, हमने इसके ऊपर स्क्वायर बना दिया। ये स्क्वायर का नाम होता है बेटा पुनेट स्क्वायर। क्या नाम होता है, पुनेट स्क्वायर। अब देखो इसके सामने हमने क्या किया, ये ना बड़ा आर बड़ा वाई लिख लिया, इस तरह इसके सामने लिख लिया। इस तरह से इसका पुनेट स्क्वायर को हमने पूरा जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आमने सामने है हम करते चले गए। जैसे मान लीजिए इसका करें हमने, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, लास्ट में ये बन गया। तो हम देखते हैं जहां जहां देखो, ये तो हमने पहले वो छाटो जिसमें कैपिटल आर भी है और कैपिटल वाई भी है। तो देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो ये जब चार्ट बनाओगे ना बिल्कुल सीक्वेंस से, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह का। जिस बॉक्स में से ट्रायंगल गया है वो सारे के सारे राउंड येलो बनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9, ठीक है ना। ये देखो ध्यान से, 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 बनेंगे ट्रायंगल में, 9 तो बनेंगे राउंड येलो। अब जो ये 3 बचे ना, तो ये स्टार बना रखा, स्मॉल आर कैपिटल वाई है जिसमें, यानी रिंकल्ड सीड येलो कोटिलेडनस, 3 बनेंगे। और जिसमें ये स्टार लगा रखे हैं 1 2 और 3, ये बनेंगे राउंड सीड ग्रीन कोटिलेडनस, और लास्ट वाला बनेगा रिंकल्ड सीड ग्रीन कोटिलेडनस। तो इसमें आप एक चीज देखो ध्यान से, ये बन गए भाई 9 तो बने हैं डोमिनेंट पेरेंट जैसे, 9 तो कैसे बन गए, डोमिनेंट पेरेंट जैसे, यानी राउंड येलो। ये हैं रिसेसिव पेरेंट जैसे। अब यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि टोटल बने हैं 16, 9 3 3 1, टोटल कितने हो गए बेटे 16। 16 में से डोमिनेंट पेरेंट कितने बने हैं, 9 बने हैं। रिसेसिव पेरेंट कितने बने हैं, 1 बना है। यानी 16 में से पेरेंटल टाइप कितने बने हैं, 10। 9 डोमिनेंट पेरेंट जैसे और 1 रिसेसिव पेरेंट जैसा। तो यदि मैं कहता हूं 6400 सीड बन गया हमारे को, मेंडेलियन डाई हाइब्रिड में 6400 सीड मिल गए, 6400 यानी 6400 सीड्स बन गए।
तो कितने उसमें से डोमिनेंट पेरेंट जैसे बनेंगे, कितने रिसेसिव बनेंगे, या कितने पेरेंटल बनेंगे। और ये तीन बन गए रिकम्बिनेंट नॉन पेरेंटल टाइप हैं। यानी हमने सोचा था राउंड के साथ येलो आएगा, रिंकल के साथ ग्रीन आएगा, पर यहां पे तो देखो राउंड के साथ तो क्या बन गया, ग्रीन, और रिंकल के साथ क्या बन गया, येलो। तो ये नॉन पेरेंटल हो गए ना, नॉन पेरेंटल बोल देंगे इसको, रिकॉम्बिनेंट टाइप बोलेंगे, रिकम्बाइन हो गए ये। क्या हो गए ये, क्योंकि हमने क्या था, राउंड येलो, ठीक है ना, रिंकल ग्रीन ये लिए थे, पर यहां पे तो राउंड के साथ ग्रीन बन गया, रिंकल के साथ येलो बन गया, तो नॉन पेरेंटल गुण आ गया ना ये, इसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट टाइप, नॉन पेरेंटल टाइप। अब मैं पूछता हूं आपसे, यदि किसी हमारे को मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में 6400 सीड मिल गए, यानी 6400 सीड मिल गए, तो कितने सीड मिलेंगे पेरेंटल टाइप। देखो ध्यान से, 16 में से पेरेंटल कितने मिले हैं, 10, एक में से मिलेगा 10/16, और 64 में से मिलेंगे, यानी टोटल 4000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4000। यानी 6400 में से 4000 सीड तो पेरेंटल जैसे होंगे। अब पूछो डोमिनेंट पेरेंट जैसे कितने होंगे, तो 16 में से डोमिनेंट पेरेंट कितने आते हैं, 9, एक में आएगा 16, और 64 में से आएगा 400, 3600 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 3600। ठीक है, तो 16 में से आया है, अब ये रिसेसिव पेरेंट जैसा पूछो तो क्या होगा, 16 में से रिसेसिव पेरेंट आया है एक में से आएगा, और 6400 में से आएगा, तो 400 आ जाएगा। यानी, और 1600 में से रिकम्बिनेंट टाइप कितने आए हैं, 6, ठीक है ना, एक में से आएगा, और 6400 में से आएगा 2400 से ही आ गया, 1300 ये, 1300 ये, ठीक है ना, और 2400, 1600, और कितने बन गए थे आपके ये लास्ट में, 400, सभी को मिला के कितने बोलेंगे भैया, 6400। तो ऐसे न्यूमेरिकल निकाल सकते हो आप, हर एक न्यूमेरिकल ऐसे ही निकलेगा ये। उसी तरह 3:1 को 3:1 से कर दोगे तो 9331 आ जाएगा। देखो 3 3 ये 339 3 फिर 31 ऐसे आ जाएगा। इसको फिर 3:1 से कर दो तो कितना आ जाएगा, 27 9 9 9 3 3 3 1, ट्राई हाइब्रिड की फिनोटिपिकली आ जाएगा। ऐसे ही जीनोटिपिकली होती है 1:2:1, पहले 1 से करो, 1 2 1 लिख दिया, फिर 2 4 2, फिर 1 2 1, ये डाई हाइब्रिड की फिनोटिपिकल रेशियो आ जाएगी, जीनोटिपिकल रेशियो आ जाएगी। इसको फिर कर दोगे आगे, ऐसे निकालता रहेगा। अब पेपर में आता है एक न्यूमेरिकल आता है बेटा पेपर में, तो मुझे न्यूमेरिकल साथ में करवाने पड़ेंगे। भाई क्रॉस ओवर वैल्यू क्या होती है, क्रॉस ओवर वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। ज्यादातर हम कैपिटल लेटर में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वही देखते हैं। यदि राउंड सीड येलो कोटिलेडनस जो आर और वाई जीन के बीच में हमने डिस्टेंस देखनी है, यानी क्रॉस ओवर वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हमारी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, कि नाम है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बोल दो, क्रॉस ओवर वैल्यू बोल दो, या डिस्टेंस बिटवीन टू जीन बोल दो, एक ही चीज है, कुछ भी पूछ सकता है घुमा के आपसे, तीनों का नाम याद होना चाहिए आपको। टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, एक न्यूमेरिकल आता है बेटे, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, देखो ये रहा, टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट कितने बने हैं, 9:2 3:2 3:2 1 में रिकम्बिनेंट कितने बने हैं, 6, यानी टोटल नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने हो गए, 16 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो ध्यान से 25, यानी 75/2 आ गया, यानी 37.5 आ गया। तो ये 36.5 मॉर्गन डिस्टेंस होगी आर और वाई के बीच में। फार्मूला क्या है क्रॉस ओवर वैल्यू निकालने का, क्रॉस ओवर वैल्यू निकालते हैं, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या डिस्टेंस बिटवीन टू जीन बोलते हैं। पहला तो क्या हो गया,
टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। रिकॉम्बिनेंट आए हैं 3 और 3 6 अपॉन 9331 16 हो गए इनटू 100। तो डिस्टेंस बिटवीन आर एंड वाई आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार ध्यान रखना है इस बात का। क्रॉसिंग ओवर वैल्यू का फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इनटू 100। तो ये आएगा। तो आपको पता लग गया आप मेंडल मोनो हाइब्रिड निकालने का और मेंडल डाई हाइब्रिड निकालने का। लास्ट का टॉपिक बताता हूं मैं इसमें। मेंडल मोनो हाइब्रिड के ऊपर पहला लॉ बनाया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पर मेंडल डाई हाइब्रिड के बेस पे दूसरा लॉ दिया ना, उसका नाम होता लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। क्या नाम दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये किसके ऊपर बेस्ड है, मेंडल डाई हाइब्रिड के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल में पूछा, कई बार पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट कौन से लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, मेंडल की डाई हाइब्रिड क्लॉज के ऊपर। डाई हाइब्रिड की जीनोटाइपिक रेशियो क्या आई थी, 1:1, 2:4, 1:1। और मेंडल की जो डाई हाइब्रिड है उसकी फिनोटाइपिक रेशियो क्या थी, 9:3:3:1। ठीक है, अब आती है क्वेश्चन, ये 9:3:3:1 हो गया। अब हमने सोचा था कि राउंड के साथ हमेशा येलो आएंगे और ग्रिंकल के साथ हमेशा ग्रीन आएंगे, पर ये दो हमारे से अपवाद हो गए। जो हमने सोचा था ऐसा नहीं मिला, राउंड के साथ येलो 9 ही आए, रिंकल के साथ ग्रीन सिर्फ 1 ही आया। 16 में से टोटल 10 में ही पेरेंटल गुण आए, बाकी के 6 तो रिकॉम्बिनेंट बन गए ना। जो हमने सोचा था राउंड के साथ येलो ही आएगा, रिंकल के साथ ग्रीन ही आएगा, वहां पे देखो बड़े आर के साथ ये छोटा वाई जुड़ गया और यहां पे छोटे आर के साथ बड़ा वाई जुड़ गया। तो रिकॉम्बिनेंट नहीं हो गए, दोबारा कंबाइन नहीं हो गए वो। यानी मैं कहूं शेप ऑफ द सीड और कलर ऑफ द कोटिलेडनस, दो करैक्टर एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। दूसरे से क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। और जब वो अलग हो जाते हैं, गैमेट बनते हैं, तो बिल्कुल अलग चले जाते हैं। उनका ये मतलब नहीं मैं राउंड के साथ ही रहूंगा, ठीक है ना, मैं इसके साथ ही रहूंगा, ग्रीन के साथ रिंकल रहेगा, ऐसा नहीं है। यहां पे राउंड के साथ, यहां पे राउंड के साथ क्या आ गया भाई, ग्रीन आ गया, यहां पे रिंकल के साथ क्या आ गया, येलो आ गया। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, कि दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों करैक्टर। जब गैमेट फॉर्मेशन होती है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, यानी दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है कि राउंड हमेशा येलो के साथ आएगा, रिंकल ग्रीन के साथ आएगा। यहां पे राउंड के साथ ग्रीन भी आ गया, रिंकल के साथ येलो आ गया, ये नॉन पेरेंटल आ गए, रिकॉम्बिनेंट टाइप आ गए, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको हमें, ठीक है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अब मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में बैक क्रॉस, ठीक है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल करो इसके कर करके। थैंक यू।